देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 हमने 81 तक पढ़ दिया था, 81 तक। अब आगे देखेंगे 82 से, सेक्शन 82 से पूरा 86 तक ही देखेंगे। तो पहले 82 से जो 86 तक है, इसको हम कह सकते हैं मानसिक असमर्थता का बचाव। मानसिक असमर्थता का इसको हम क्या कह सकते हैं, कहां से कहां तक मानसिक असमर्थता है। सेक्शन आपके लिए है 82 से 86 तक। ठीक, अब इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले मानसिक असमर्थता का बचाव कहां से कहां तक आ जाएगा, 82 से लेकर 86 तक पूरी जो है आपकी मानसिक असमर्थता के बारे में कहता है कि किसी व्यक्ति 3 जो है अक्षम माना जाता है, मानसिक रूप से अपराध करने के लिए क्या माना जाता है, अक्षम माना जाता है। ठीक है, अपराध करने के लिए क्या माना जाता है, अक्षम माना जाता है। इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं, मानसिक अक्षमता के आधार पर भी। मानसिक अक्षमता को भी जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बालकपन, जो अभी अपन पढ़ेंगे। बालकपन कितने में है, या बचपना 82 एवं 83 में है, 82 और 83। ठीक है, बालकपन आपका कहाँ है, 82 और 83 में। उसके बाद जो है चित्त विकृति है, या पागलपन कह लीजिए, पागलपन या चित्त विकृति भी कहते हैं। ये कितने में है आपका, 84 में, 84 में। पागलपन जो है आपका 84 में, इसमें भी मानसिक अक्षमता होती है। इसके बाद क्या होती है, मत्ता। मत्ता, ठीक है, मत्ता मतलब शराब की स्थिति है, 85। ये जो मत्ता की स्थिति है आपकी 85 में, 85 और 86 दोनों पढ़ते हैं, हालांकि 85 है इसमें, 85 आपको 86 में सीमित है। तो 85-86 इस तरीके से जो है अपन 3 भागों में बांट सकते हैं इसको। मानसिक असमर्थता को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पागलपन की वजह से हो सकता है, दूसरा बचपने की वजह से, पहले बचपने की वजह से हो सकता है, दूसरा पागलपन की वजह से हो सकता है, तीसरा मत्ता की वजह से भी हो सकता है, कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए असमर्थ। ठीक है, अब अपन पहला वाला भाग देखेंगे इसका, बालकपन। पहला वाला जो भाग है वो बालकपन से संबंधित है कि कोई व्यक्ति बालकपन की वजह से अपराध करने के लिए कब अक्षम माना जाता है। तो पहला पार्ट इसका देखेंगे, बालकपन। ठीक है, अब देखेंगे अपन बालकपन। बालकपन कहां से आता है, 82 से 83 तक। ठीक है, सेक्शन 82। 82 कहता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। सेक्शन 82 कैसा कह रहा है ये, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। 7 वर्ष से कम आयु, कम आयु, बस इतना लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 7 वर्ष से कम आयु के, कम आयु शिशु ही होगा, 7 वर्ष से कम आयु के जो है शिशु के कार्य। ठीक है, तो आपराधिक विधि में इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। सीधा स्पष्ट लिख दिया उन्होंने कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के जो है बालक के द्वारा की जाती है। 7 वर्ष से कम आयु के बालक को क्या समझा जाता है, अक्षम गुड़िया या डॉली इन कैपेक्स, ये भी पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। इन कैपेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षम गुड़िया या नासमझ गुड़िया। अक्षम या नासमझ भी कहते हैं, नासमझ गुड़िया। ठीक है, पूछा जाता है डॉली इन कैपेक्स का सिद्धांत कहाँ है, 82 में। ठीक है, डॉली इन कैपेक्स का सिद्धांत कहाँ है, 82 में है। जो 7 वर्ष तक का बालक होता है उसको क्या माना जाता है, अक्षम गुड़िया माना जाता है। क्यों माना जाता है कि 7 वर्ष से जो कम आयु का बालक है, इसमें 7 वर्ष को भी इंक्लूड किया गया है। 7 वर्ष से कम में 7 वर्ष भी इंक्लूड है, ये भी याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है कि 7 वर्ष का है तो क्या हुआ, क्या
83 में चला जाएगा, नहीं उसको भी सम्मिलित माना गया है, 7 वर्ष के बालक को भी सम्मिलित माना गया है, ठीक है, 7 वर्ष या उससे कम। तो 7 वर्ष से कम आयु के बालक के दुराशय का निर्माण करने में जो है पूर्णतः क्या माना जाता है, अक्षम होते हैं। ये कहते हैं कि भाई 7 वर्ष से कम आयु का जो बालक है वो दुराशय का निर्माण करने में पूर्णतः क्या होता है, अक्षम होता है। इसलिए ये कैसी उपधारणा है, अखंडनीय उपधारणा, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। केवल आपको ये सिद्ध करना है कि बालक 7 वर्ष से कम का था, ठीक है, तो फिर उसका खंडन नहीं होगा, मान लिया जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो क्यों ऐसा क्यों माना गया है कि भाई 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध नहीं कर सकता, इसीलिए माना जाता है कि वो दुराशय का निर्माण करने में पूर्णतः अक्षम होता है। दुराशय, दुराशय का निर्माण, ठीक है, वो दुराशय का निर्माण नहीं कर सकता, भाई उसके दिमाग में नहीं आता है, कोई बच्चा है वो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता, वो नहीं बना सकता योजनाएं कि किसी की मृत्यु करना है, किसी को मारना है, तो ऐसा वो नहीं कर पाता है ना, इतनी उसमें क्षमता नहीं होती, वो दुराशय का निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए जो है उसे अक्षम माना जाता है। तो इस धारा को साबित करने के लिए केवल इतना साबित करना होता है जब आप इसका बचाव कि भाई 7 वर्ष से कम है, 7 वर्ष से कम, मतलब आयु की, बस ये सिद्ध करना है आपको कि ये जो बालक था वो कितना था, 7 वर्ष से कम आयु का था। और 7 वर्ष तक की जो आयु की निर्दोषिता का क्या है, निश्चायक सबूत है। ये निर्दोषिता का कैसा सबूत है, निश्चायक सबूत है, इसका कोई खंडन नहीं होगा। निर्दोषिता का कैसा सिद्धांत है, ये निश्चायक सबूत है। अगर केवल एक बार, निश्चायक सबूत कौन सा होता है, एविडेंस में आपने पढ़ा होगा। निश्चायक सबूत की परिभाषा क्या कहती है, किसी को पता है तो बता, निश्चायक सबूत की परिभाषा क्या कहती है, क्या होता है निश्चायक सबूत, क्या कहती है परिभाषा, एविडेंस में क्या है लिखी है निश्चायक सबूत की परिभाषा। केवल इतना तो लिखा है ना कि एक तथ्य के साबित होने पे दूसरा तथ्य अपने आप साबित हो जाता है। तो एक तथ्य आपको साबित करना है कि भाई 7 वर्ष से कम है, तो दूसरा तथ्य अपने आप साबित हो जाता है कि भैया वो जो बालक है वो क्या है, नासमझ है, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया भाई, ना पूर्ण बचाव है, और ये कैसा बचाव है, पूर्ण बचाव, पूर्ण बचाव है। ये धारा कैसा है, पूर्ण बचाव है। अब इसी के आगे की धारा देखिए, 83 83 83 क्या है, ये था डॉली इन कैपेक्स अक्षम गुड़िया, और ये है डॉली कैपेक्स। एट्टी थ्री है डॉली कैपेक्स, और वो था डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स था और ये है डॉली कैपेक्स, ये है सक्षम गुड़िया, सक्षम गुड़िया, इसमें सक्षम माना जाता है। इसमें कौन सा बालक है, इसमें बालक है, देखिए परिभाषा क्या कहती है, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। देखिए क्या कहता है, 7 वर्ष, शब्दों को ध्यान रखिए, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम, ठीक है। पहला तो एज की बात हो गई कि कितने उम्र से ऊपर होना चाहिए, इस धारा के लागू होने के लिए 7 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए और 12 वर्ष से कम का होना चाहिए, ठीक है। अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट, अपरिपक्व समझ का, बस इतना ठीक है, अपरिपक्व समझ, ठीक है। तो शिशु कैसा होना चाहिए, अपरिपक्व समझ का होना चाहिए, मतलब उसकी समझ जो है इतनी परिपक्व नहीं होनी चाहिए कि वो अपराध को कर सके, तभी उसका बचाव मिलेगा। इस धारा का बचाव मिलने के लिए ये जरूरी है, उसमें उसकी समझ देखी जाएगी। तो क्वेश्चन एक ये आता है, क्या 7 वर्ष से ऊपर का बालक, 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है, हमने ये लिख ही दिया यहाँ, सक्षम गुड़िया लिखा है ना, तो ये सक्षम है। तो याद रखें कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने के लिए सक्षम है। कैसा है, सक्षम है, वो अपराध कर सकता है और दोषी भी हो सकता है, सक्षम है। कौन सा बालक, जो 7 वर्ष से ऊपर का है किंतु 12 वर्ष से कम का है, वो अपराध करने के लिए सक्षम माना जाता है। क्या माना जाता है, डॉली इन कैपेक्स, डॉली कैपेक्स माना जाता है, यानी वो अपराध करने में सक्षम माना जाता है। तो फिर भैया बचाव कब मिलेगा, बचाव पर सोच के आधार पर, उसकी जो परिपक्वता के आधार पर बचाव मिलेगा। यहाँ न्यायालय डिसाइड करिएगा कि उसकी जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वास्तविकता में मैच्योरिटी है कि नहीं उसमें,
वो जो अपराध कर रहा है, जो वो कृत्य कर रहा है, वो उसको समझता है कि नहीं समझता। अगर वो अपने कृत्य को भली भांति समझता है तो फिर उसको ये धारा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो अपने कृत्य को भली भांति नहीं समझता है तो फिर इस धारा का लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे कई तरीके के होते हैं, आजकल तो ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, है ना। मोबाइल देख के ही समझ जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा तेज बच्चे हैं आजकल के। पहले इतने नहीं हुआ करते थे, तो इतनी सोच डेवलप नहीं होती थी, इतना उनको पता नहीं था। आजकल के बच्चों को सब पता है, छोटे से बच्चों को देख लीजिए आप, है ना। तो ये बुक सोच के ऊपर है। यानी अब आप सोच का कैसे पता लगाएगा, उसकी परिपक्वता का कैसे पता लगाएगा, ये न्यायालय क्वेश्चन करता है। जब कोर्ट में केस जाता है, न्यायालय बच्चे से क्वेश्चन करता है, पूछता है, बातें करता है, तो न्यायालय को समझ में आ जाता है कि हाँ वाकई में इसकी समझ जो है परिपक्व है कि नहीं। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो समझ में आ जाता है कि उसकी सोच, उसकी परिपक्वता कितनी है ना। तो उसी के आधार पर जो है उसके अपराध का निर्धारण किया जाता है। अगर उसकी सोच परिपक्व नहीं है तो बचाव मिलेगा, अगर सोच परिपक्व है तो फिर बचाव नहीं मिलेगा। इसमें एक केस था उल्ला महापात्रा का। उल्ला महापात्रा, ये केस इंपॉर्टेंट है, इसी नाम से आता है, बस बस इतना ही याद रखना, उल्ला महापात्रा। उल्ला महापात्रा का जो केस था, इसमें क्या था, इसमें एक बच्चा था 12 वर्ष से कम आयु का, 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा था। उसने किसी की हत्या की थी, इसमें चाकू से उसने किसी व्यक्ति की हत्या की। और उसने क्या किया, उसने ये किया कि उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा और उस चाकू से मारने के लिए और उसकी हत्या कर दी। और साथ में उसने ये भी उसको धमकी दी कि मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरा मतलब इस तरीके के जो धमकी देते हैं ना हत्या करने से पहले, वैसे उसने उसको क्या किया, धमकी दिया, और जैसा उसने कहा वैसा उसने करा भी। तो न्यायालय ने उसको धारा इसका जो है लाभ नहीं दिया। न्यायालय ने माना कि भैया आपकी सोच परिपक्व थी, तो इसमें उसको जो बालक था उल्ला महापात्रा, उसको लाभ नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसीलिए नहीं दिया गया कि वो जो उस कार्य कर रहा था वो उसकी प्रकृति को भली भांति जानता था, यानी कि उसकी सोच परिपक्व थी, वो अपने कार्य की प्रकृति जानता था। ठीक है, इसीलिए न्यायालय ने उसको क्या नहीं दिया, लाभ नहीं दिया धारा 83 का। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डॉली इन कैपेक्स 82 में है और डॉली कैपेक्स 83 में है, ये सक्षम माना जाता है। तो कंफ्यूजन मत होना, ये क्वेश्चन सुन के मोस्टली ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने के लिए माना जाता है, सक्षम अक्षम इस तरीके से, तो सक्षम माना जाता है। ठीक है, केवल परिपक्वता का अंतर है। अगर उसकी परिपक्वता जो है पूर्ण रूप से नहीं है और वो मामले परिस्थितियों को नहीं समझता है तो ही उसे बचाव मिलेगा, अन्यथा बचाव नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इस धारा का बचाव लेने के लिए पहले तो आपको आयु सिद्ध करना पड़ेगी भैया कि 7 वर्ष से ऊपर का है और 12 वर्ष से नीचे का। पहले तो आप आयु की बात करो। दूसरी, आप उसकी परिपक्वता की बात करना पड़ेगी, समझ की कहते हैं जैसे, समझ की बात करना पड़ेगी। ये साबित करना पड़ेगा, इस धारा का बचाव लेने के लिए 2 चीजें सिद्ध करनी पड़ेगी। एक तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई 7 से 12 के बीच में आता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके समझ की बात करना पड़ेगी। फिर आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई उसकी इतनी जो है समझ नहीं है कि वो कार्यों की प्रकृति या उसके परिणाम को समझ सके। ये आपको साबित करना पड़ेगा, तभी आपको धारा 83 का लाभ मिलेगा, अन्यथा धारा 83 का लाभ नहीं पड़ेगा मिलेगा। अब इस धारा का मूल सिद्धांत क्या है, इस धारा का मूल सिद्धांत ये है कि दुराशय उम्र की पूर्ति कर देता है या परिपूर्ति कर देता है। दुराशय, दुराशय उम्र की या एज की कह लीजिए, उम्र की परिपूर्ति या पूर्ति की लिख दीजिए सीधा, पूर्ति कर देता है। इस धारा का अर्थ ये है कि दुराशय जो है आपकी एज, दुराशय का मतलब ये है कि बैड इंटेंशन जो हमने बताया ना, कि जो कार्य वो कर रहा है वो जानता था, तो दुराशय आयु की पूरी जो कमी है वो पूरी कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका वही मतलब हुआ जो हम समझ रहे हैं कि भाई अगर कोई बालक है, अगर वो अपने कृत्य की प्रकृति और परिणाम को समझता है तो फिर उसकी आयु कम है, इस आधार पर उसे बचाव नहीं दिया जाएगा। उसकी आयु की जो कमी है कि वो बच्चा है वो पूरी हो जाती, मतलब वो परिपक्व मान लिया जाता है कि हाँ भैया ये उम्र ये अपराध करने में सक्षम है। क्यों, क्योंकि दुराशय उम्र की आयु की जो है पूर्ति कर देता है। इसका भी एक
इस जो सूक्ति है इसका भी एक लैटिन जो है सूक्ति है, मेलेटिया सप्लेट एक्टियम। देखिए इसको थोड़ा सा लैटिन थोड़ा है, मेलेटिया, ये आपको याद रखना, कभी कभी पूछ ली जाती है। सप्लेट ऐसी, मेलेटिया सप्लेट एक्टम। TATEM। ठीक है, तो ये इसी का अर्थ है कि दुराशय जो है उम्र की पूर्ति कर देता है, मेलेटिया सप्लेट एक्टम। ठीक है, ये एक लैटिन सूक्ति है, तो पूछ लिया जा सकता है, सूक्ति आजकल पूछने लगे हैं, तो याद रखना मेलेटिया सप्लेट एक्टम, इसका अर्थ क्या है, ये पूछा जा सकता है कि मेलेटिया सप्लेट एक्टम जो सूक्ति है उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि दुराशय उम्र की पूर्ति कर देता है, जो उम्र की कमी है वो कौन पूरी कर देता है, दुराशय पूरी कर देता है, इंटेंशन पूरा कर देता है। ठीक है, दुराशय क्या होता है, किसी अपराध करने की एक भावना जो मन में आती है ना, जो आप अपराध करते हो उसकी भावना होती। जब भी कोई अपराध आप करते हो तो पहले उसकी भावना तो आएगी ना आपके मन में कि भाई क्या करना है, तो दुराशय एक तरीके से भावना होती है अपराध करने की, वो भावना आपके अंदर जागृत होती है। पहले हम कोई भी काम करते हैं तो एक भावना आती है ना हमारे अंदर, तो ऐसी अपराध जब हम करते हैं तो उसके अंदर भी हमें एक भावना आती है। ठीक, ये दो सेक्शन थे। अब देखिए विकृत चित्ता देखेंगे हम, या चित्त विकृति देखेंगे, सॉरी चित्त विकृति या पागलपन कह लीजिए, सिंपल भाषा में पागलपन है। कितने में है, 84 में। विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य या पागल व्यक्ति के कार्य। हाँ, विकृत चित्त या पागल भी लिख लीजिए, पागल व्यक्ति के कार्य। ठीक है, बस इतना ही ठीक है। सेक्शन कौन सा, 84, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 84 काफी इंपॉर्टेंट है, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। देखिए क्या कहता है ये कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ है। तो यहाँ भी बचाव मिला है, किस बात का बचाव मिला है, कोई व्यक्ति को पागलपन का कह लीजिए या विकृत चित्ता का बचाव मिला, लेकिन ये बचाव कब मिला है, कार्य करते, उस कार्य करते समय, ये जरूरी है, कार्य करते समय। तो वो जो व्यक्ति पागलपन का बचाव लेना चाहता है उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब वो कार्य कर रहा था उस समय वो कार्य की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता था। ठीक है, प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता था। विकृत चित्त का या पागलपन कई वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई आदमी पत्थर फेंके तभी हम पागल कहेंगे, पागल कई तरीके के होते हैं और कई प्रकार का पागलपन होता है। ठीक है, तो कार्य करते समय पागल होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शर्त है इसकी। कार्य करने से पूर्व आप पागल थे, अब कार्य करते समय ठीक थे, बाद में फिर ठीक हो गए तो फिर बचाव नहीं मिलेगा, या कार्य करने के बाद पागल हो गए तो भी बचाव नहीं मिलेगा। बचाव कब मिलेगा, जब आपने जो घटना घटित की है उस समय आपको पागल होना जरूरी है। तो कार्य करते समय पागलपन होना जरूरी है, तभी इस धारा का बचाव मिलेगा। और इसमें बचाव, इसमें पागलपन का बचाव कब मिलेगा, जब वो पागलपन विधिक पागलपन की श्रेणी में आता हो। कौन सी श्रेणी में, विधिक पागलपन, विधिक पागलपन। तो कौन से पागलपन में बचाव मिलेगा, विधिक पागलपन। अब आप कहोगे ये कौन सा पागलपन होता है, देखिए पागलपन को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका विधिक पागलपन, ये जो हमने लिखा है। एक चिकित्सकीय पागलपन होता है, डॉक्टर जो घोषित करते हैं चिकित्सकीय पागलपन कि ये पागलपन। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में अंतर क्या है, एक तो विधिक पागल हो गया, एक हो गया चिकित्सकीय पागल। मतलब एक डॉक्टर की नजर में पागल है और एक कानून की नजर में पागल है। तो बचाव किसको मिलेगा, जो कानून की नजर में पागल है, इतना याद रखें। जो कानून की नजर में पागल है उसको बचाव दिया जाएगा, जो डॉक्टर की नजर में भले ही वो पागल बना रहा है उसको बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पागल डॉक्टर की अब आप कहोगे फिर डॉक्टर से मेडिकल क्यों कराते,
ये डॉक्टर से मेडिकल कराते हैं इसलिए कि देखता है जज उसको, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं ये इस मामले में। डॉक्टर से पागलपन की जांच कराई जाती है, डॉक्टर अपनी रिपोर्ट करता है और फिर उस रिपोर्ट पे अगर न्यायालय अपनी मोहर लगा देता है, यानी उसको विधिक पागल घोषित कर देता तो बचाव मिलता है। तो विधिक पागलपन होना या कह लीजिए विधिक रूप से पागल होना जरूरी है, तभी बचाव मिलेगा। अब देखिए क्या अब डॉक्टर के चिकित्सकीय पागलपन का बचाव हर मामले में क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए है कि देखिए डॉक्टर तो ये मान के चलता है कि एक स्वस्थ, देखिए आदमी जो ठीक है वो कभी हत्या कर ही नहीं सकता, वो कभी अपराध कर ही नहीं सकता। डॉक्टर ये मान के चलते हैं या विज्ञान ये मान के चलता है, ये कह लीजिए कि विज्ञान ये मानता है कि जो भी आदमी अपराध करता है वो उस समय वो पागल ही होता है। कौन होता है? पागल। उस समय वो पागल ही हो जाता है, उसकी मानसिक दशा पागलों जैसी ही होती है, इसीलिए वो क्राइम करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति कभी अपराध नहीं कर सकता, कभी गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि अगर आप जब भी कोई कृत्य करते हो, गलत काम करते हो, उस समय आप पे पागलपन आ जाता है। तो विधि की दृष्टि में तो सभी पागल होते हैं। विधि तो ये कहती है, जो सॉरी चिकित्सा मेडिकल की दृष्टि में तो सभी पागल हो जाते हैं। वैज्ञानिक लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये जो पागल आदमी ही अपराध करता है, या पागल जब अपराध करता है व्यक्ति उस समय वो पागल ही होता है। पागल क्यों मानते हो ऐसे व्यक्ति को? ऐसा इसलिए मानते हैं कि भाई आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप पागलपन से ग्रसित हो गए हो, इसीलिए तो आपने दूसरे की हत्या की। कई बार क्रोध आ जाता है, गुस्सा, वो पागलपन की निशानी, वो भी पागलपन ही होता है। जो क्रोध आ गया बिल्कुल, कई बार किसी लोगों को इतना क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ये क्या है? ये पागलपन है। वैज्ञानिकों की दृष्टि में ये भी पागलपन है, क्योंकि अगर आपको गुस्सा नहीं आया होता और आप ठीक बुद्धि के होते तो क्या आप वो गलत काम करते जो आपने किया, किसी की हत्या की, मान लो आपने क्या किया, वो करते नहीं करते। तो इसीलिए चिकित्सकीय पागलपन अपेक्षा जो है विधिक पागलपन को जो है महत्व दिया जाता है। तो विधिक पागलपन होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति विधि की दृष्टि में अगर पागल है तो ही उसे ये इस धारा का लाभ मिलेगा। और कब मिलेगा? जब वो कार्य करते समय पागल रहा हो। कार्य करने के बाद या पहले, पूर्व, उससे मतलब नहीं है। कार्य करते समय उसका जो है पागल रहना अनिवार्य है, तभी इस धारा का लाभ मिलेगा पागलपन का। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पागलपन का बचाव लेना चाहता तो उसको खुद सिद्ध करना पड़ेगा, ये तो अपन पहले देख ही चुके हैं। पागलपन से संबंधित जो है देखिए 2-3 फैक्ट और हैं। अब जो पागलपन का बचाव देने के लिए एक सिद्धांत और दिया जाता है। क्यों दिया जा एक सिद्धांत और दिया जाता है कि पागल को दंडित क्यों नहीं करते। इसीलिए दंडित नहीं किया जाता है कि माना जाता है कि पागल व्यक्ति स्वतः दंडित होता है, स्वतः दंडित है, स्वतः दंडित है, दंडित होता है। मतलब बेचारा वैसे ही दंडित है, ईश्वर ने कह लीजिए या परमात्मा ने कह लीजिए या कह लीजिए प्रकृति का हो आप, तो प्रकृति ने जो है उसको वैसे ही पागल बना रखा है। बेचारा वैसे ही झेल रहा है, जिंदगी को काट रहा है, वो खुद ही पागल है, वो तो खुद ही दंडित है। खुद ही दंडित है किसके लिए? जो प्रकृति ने उसको सजा दी है उससे वो खुद ही दंडित है। बेचारा पागलपन की जिंदगी जी रहा है तो वो अपने आप में दंडित है, इसीलिए वो स्वतः दंडित होता है, इसीलिए उसको बचाव दिया जाता है। और जो पागल व्यक्ति जो है उसको जो है अपराध करते समय क्या तरीके से क्या माना जाता है? अनुपस्थित व्यक्ति माना जाता है। अनुपस्थित व्यक्ति, आप कहोगे अनुपस्थित व्यक्ति क्यों माना जाता है? अनुपस्थित व्यक्ति इसलिए माना जाता है कि उसको तो खुद ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट ही नहीं होता घटना में, वो तो कर रहा है पागलपन के असर में, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसीलिए वो प्रेजेंट नहीं माना जाता, एब्सेंट व्यक्ति होता है। वो है जरूर फिजिकल रूप से तो वो वहां है, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है वो क्योंकि वो उसका ना तो कोई इरादा ना कुछ है, वो तो बस कर रहा है, उसको नहीं पता, वो अपनी मौज में है, पागल है, करने जा रहा है, इसीलिए वो अनुपस्थित व्यक्ति माना जाता है। ठीक है। दूसरा, पागलपन ऐसा कृत्य होता है जिसमें दुराशय का निर्माण नहीं होता। ये जरूरी है, दुराशय का निर्माण नहीं कर सकता पागल व्यक्ति, ये भी एक आवश्यक तथ्य है कि पागल व्यक्ति को इसलिए दोषी नहीं माना जाता है क्योंकि वो दुराशय का निर्माण भी नहीं कर पाता। अब स्वाभाविक सी बात है, वो दुराशय का निर्माण कैसे करेगा? वो तो पागल है, उसे तो कुछ पता ही नहीं, तो दुराशय का निर्माण भी नहीं कर पाता पागल, इसीलिए जो है इसको बचाव मिलता है। तो इसके बचाव के लिए क्या शर्त है? पहली शर्त तो ये है कार्य करते समय, ठीक है, कार्य करते समय जो है क्या होना चाहिए? पागल होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है?
जो उसने कार्य किया है वो किस लिए कैसे किया, पागलपन के असर में किया है। पागलपन के असर के कारण उसने जो है अपने कार्य की परिणाम और प्रकृति को जानने में असमर्थ है, जो स्वाभाविक सामान्य थी। पहला तो कार्य करते समय, दूसरा आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि कार्य जब उसने किया, पागलपन में जो भी कृत्य उसने किया है वो उसके कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ था। ये दो बातें आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। पहली तो ये सिद्ध करनी पड़ेगी कि कार्य करते समय पागल था, दूसरा आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब उसने वो कार्य किया उस कार्य की परिणाम और प्रकृति को समझने में वो असमर्थ था। ठीक है, दो बातें आपको सिद्ध करनी पड़े। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूर्णतः पागल नहीं होते, उनको दौरे पड़ते हैं, कभी कभी पड़ते हैं दौरे। तो क्या ऐसे व्यक्ति को बचाव मिलेगा? ऐसे व्यक्ति को भी बचाव मिल सकता है अगर वो दौरा उसे कार्य करते समय पड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको दौरे पड़ते हैं, पागल परमानेंट पागल नहीं होता, कभी कभी पड़ जाते हैं दौरे, तो ऐसे व्यक्तियों को भी बचाव मिल सकता है, लेकिन शर्त कंडीशन यही है, कंडीशन यही रहेगी कि कार्य करते समय वो पागलपन का उसे दौरा पड़ा हो। अब कई एक होते हैं जन्मजात मूर्ख व्यक्ति, जन्मजात मूर्ख व्यक्ति कह लीजिए या इडियट कहते हैं। तो जन्मजात मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनको हमेशा लाभ मिलता है इस कार्य का। जो जन्मजात मूर्ख है उनको हमेशा इसका जो है लाभ मिलेगा। मूर्ख से मतलब जो आप कम बुद्धि के रहते हैं ना, बिल्कुल एकदम से, वो उन लोगों की बात कह रहे हैं, उनको भी इसी में श्रेणी में रखा जाता है, पागल की श्रेणी में ही उनको रखा जाता है। हालांकि वो पागल नहीं होते, उनमें दिमाग नहीं होता, बस आपने देखा होगा जिसको अपन मंद बुद्धि कहते हैं, उस टाइप के जो है। अब वो काम कर रहे हैं तो उनको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है और उनको सदैव बचाव मिलता है क्योंकि वो पागल रहते हैं। ठीक है, उनको पागल की श्रेणी में नहीं रखा जाता, हालांकि वो पागल नहीं रहते, बुद्धि का अभाव रहता है, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, बचपना रहता है बिल्कुल, तो उनको इसी धारा के अंतर्गत जो है बचाव दिया जाता है। अब कई बार पागलपन ऐसा भी होता है कि जो पागल व्यक्ति है, जो कार्य बना हुआ है, जो कार्य वो कर रहा है, जिसमें कुछ कृत्यों को वो समझता है बाकी को नहीं समझता, मतलब आधी घटना समझ रहा है आधी नहीं घटना समझ रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना, जो जो पागल व्यक्ति है वो पागल है, घटना करते समय भी था, लेकिन वो कुछ चीजों को समझता था, बाकी नहीं समझ रहा था कि क्या परिणाम होगा। होता ना कि एक चीज लट गई दिमाग में, वही समझ रहा है, बाकी कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा। तो जितना वो नहीं समझता केवल उतना ही बचाव मिलेगा, बाकी का बचाव उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ केस हैं, देखिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है मैकनाटन का। मैकनाटन ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मैकनाटन के नियम से संबंधित धारा है धारा 84। धारा 84 कैसे संबंधित है? मैकनाटन के नियम से संबंधित। हालांकि केस और भी है, लेकिन ये सबसे ट्रेंडिंग है, यही चलता है, यही पूछा जाता है। इसी जो है मैकनाटन के सिद्धांत जो है धारा 84 में जो है आपका दिया गया था मैकनाटन का। इसमें घटना लगभग ऐसी थी कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या करना चाहता था ये, तो उनकी तो हत्या नहीं कर पाया, उनका सचिव बचिव था, उसकी हत्या इसने कर दी और फिर पागलपन का बचाव लिया। वहां की जूरी ने इसको पागलपन का बचाव दे करके छोड़ दिया। उसका भारी विरोध हुआ इंग्लैंड में, उसका भारी विरोध हुआ। फिर 13 जजों की एक बेंच बनी, 13 जजों की एक बेंच बनी। उन्होंने फिर एक पागलपन के लिए 13 सिद्धांत दिए, है ना, कुछ सिद्धांत दिए। उन्हें 6-7 नियम दिए थे, 13 जज 13 बैठे थे। उसके बाद उन्होंने 6-7 सिद्धांत दिए, लगभग 7 सिद्धांत, लगभग 7 सिद्धांत इन्होंने दिए थे कि कब पागल माना जाएगा किसी व्यक्ति को। तो उन सिद्धांतों को मैकनाटन के नियम के नाम से जाना जाता है। उन जो सिद्धांत दिए गए थे उन्हीं सिद्धांतों को मैकनाटन के नियम से नाम से जाना जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, ये याद रखना है। मैकनाटन के नियम से संबंधित जो है कुल 4 या 5, सॉरी 7, 13 नहीं 15 न्यायाधीश बैठे थे इसमें। 13 नहीं 15 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। हालांकि ये नहीं पूछेंगे, लेकिन याद रख लेना कि 15 न्यायाधीशों की पीठ बैठी हुई थी। वो फिर इन्होंने कुछ जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे और उन सिद्धांतों को ही मैकनाटन के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 15 जजों की पीठ। ये कौन थे? ये एक व्यक्ति थे ये इंग्लैंड की जो बुरी दशा हुई थी उसके लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को दोषी मानते थे। मानते थे कि इसके लिए भैया इंग्लैंड का प्रधानमंत्री दोषी है, जो देश की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए भाई साहब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री दोषी है।
तो ये उसकी हत्या करना चाहते थे, बंदूक लेके गए, उनको मारना चाहते थे, उनके सहयोगी वहयोगी को गोली मार दी इन्होंने, वो तो नहीं मरे, दूसरे मर गए। ठीक है, प्रधानमंत्री समझ के उनके सहयोगी वगैरह पर गोली चला दी और वो मर गया। तो फिर इसके इनको पकड़ लिया गया, इनको दोषी दिया गया, फिर इन्होंने अपना पागलपन का बचाव लिया। ऐसे देश में कई, हर देश में ऐसे पागल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये क्या थे, पागल थे। इन्होंने क्या करी, उनकी हत्या कर दी। तो फिर बेंच बैठी, फिर उनको छोड़ दिया गया। जब छोड़ा तो विरोध हुआ, विरोध हुआ तो फिर एक न्यायाधीशों की पीठ बनी, मामला ऊपर गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था, वहां गया मामला, फिर एक बेंच बनाई गई, बेंच में फिर सिद्धांत दिए गए कि कब किसी पागल को लाभ देंगे और कब नहीं देंगे। तो जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उन्हें मैकनाटन के नियम से जाना जाता है। तो इसमें क्या सिद्धांत दिए गए ये भी देख लें। इसमें पहला सिद्धांत तो ये दिया गया कि हर व्यक्ति को न्यायालय ये मान के चलेगा कि वो स्वस्थ चित्त है। कोई भी व्यक्ति आएगा पागलपन का बचाव लेने, न्यायालय तो ये मान के चलेगा कि वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ चित्त है। ठीक है, दूसरा वही है कि भाई कार्य की प्रकृति को अगर वो व्यक्ति जानता था तो उसे बचाव नहीं मिलेगा। न्यायालय की नजर में हर व्यक्ति स्वस्थ चित्त माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जो अपराध किया व्यक्तिगत रूप से ये मानता है कि भाई उसको ऐसा कार्य तो नहीं करना चाहिए था, तो उसके विरुद्ध अगर कुल मिला के वो अपने परिणामों को जानता था तो उसको बचाव नहीं मिलेगा। जो पुण्य बात है कि कुल मिला के वो कॉमन सिद्धांत ही थे, उसी को इनमें समाहित किया गया धारा में। ठीक है, और बाकी एक मिनट, एक केस और है इसमें, सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य 2011, ये नया केस है। सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस झारखंड राज्य, झारखंड का मामला है। झारखंड राज्य कब का है, 2011 का। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया भाई चिकित्सकीय विकृत चित्ता या चिकित्सकीय पागलपन की जगह विधिक पागलपन को साबित करना पड़ेगा। चिकित्सकीय पागलपन से नहीं चलेगा कि आप डॉक्टर की रिपोर्ट ले आए कि भैया ये है पागल, तो यहाँ विधिक पागलपन सिद्ध करना पड़ेगा, ये कहा गया है इसमें, विधिक पागलपन। इसमें ये कहा गया कि भाई चिकित्सकीय पागलपन से काम नहीं चलेगा, आपको विधिक पागलपन सिद्ध करना पड़ेगा। सीधा मतलब ये है कि कोर्ट में पागल सिद्ध करो। डॉक्टर के समक्ष आप पागल सिद्ध कर दिए, उससे नहीं काम चलने वाला, आपको कोर्ट के सामने उसको पागल सिद्ध करना पड़ेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट पर न्यायालय विचार करेगा, वो अलग बात है, न्यायालय विचार करता है, देखता है, सहमत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डॉक्टर तो राय देता है ना, डॉक्टर की राय से न्यायालय सहमत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। न्यायालय को संतुष्ट करिए आप, यानी विधिक पागलपन सिद्ध करिए उसका, तभी आप पागलपन का जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, एक केस और देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है, आर वर्सेस अर्नाल्ड का मामला है। ठीक है, आर वर्सेस अर्नाल्ड का मामला है। ठीक है, आर वर्सेस अर्नाल्ड का मामला ये 1724 का है, ये पुराना केस है हालांकि, लेकिन ये पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। आर बनाम अर्नाल्ड का मामला जो है ये भी जो है पागलपन से संबंधित है। इस मामले में क्या कहा, पागलपन के बचाव के लिए परीक्षण की व्यवस्था की गई है। परीक्षण की व्यवस्था, परीक्षण की व्यवस्था पागलपन के परीक्षण से संबंधित है। कुल मिला के पागलपन के परीक्षण से, ये जो मामला है काय से संबंधित है, पागलपन के परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये पागलपन के जो है परीक्षण से संबंधित है, बस इतना ही याद रखें। ये विधिक पागलपन की बात कहता है कि विधिक पागलपन सिद्ध करो, और ये कहता है पागलपन का परीक्षण, और आपको मैकनाटन, ये तीन केस तो इसमें आपको याद ही रखना है। बस इतना, दो तीन केस ही पर्याप्त है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाएगी आपकी मत्ता। ठीक है, ये तो पागल विकृत चित्ता हो गई, अब आएगी मतता। मत्ता भी दो प्रकार की या दो भागों में बांटी गई है, एक होती है अनैच्छिक मत्ता, दूसरी होती है स्वैच्छिक मत्ता। ठीक है, देखिए मत्ता को भी देखेंगे। मत्ता, मत्ता कितने में दी गई है, 85 और 86 में।
85 से लेके 86 तक में क्या दे रखी है आपकी मत्तता दे रखी है। ठीक है, मत्ता को भी दो भागों में बांटा गया है, 85 और आपका 86, दोनों में देखिए एक साथ। 85 क्या कहती है, अस्वैच्छिक मत्ता। ये कैसी है, अस्वैच्छिक मत्ता, और ये कैसी है, स्वैच्छिक मत्ता। मतलब ये आपकी इच्छा के विरुद्ध है और ये आपकी इच्छा से है। ठीक है, देखिए पहले पढ़ ले 85। 85 कहता है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। अपनी इच्छा के विरुद्ध मतलब वो नहीं चाहता था। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसकी मत्ता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई। दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला तो कह रहा है अस्वैच्छिक मत्ता, मतलब उसने उसने नहीं पी, उसे पता भी नहीं है, तो ज्ञान और इच्छा दो शब्द आए हैं इसमें। इसी की बात करें 85 की, ठीक है, इसकी। ये क्या कह रहा है, ज्ञान और इच्छा, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है कि इस धारा का लाभ मिलने के लिए पहला तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भैया हमने अपनी मर्जी से नहीं पी। शराब की बात कर रहा है, शराब के अलावा अनटॉक्सिक वो जो क्या कहते हैं, ऐसे अन्य कोई पदार्थ भी हो सकते हैं जिनमें नशा होता है। केवल शराब ही नहीं है, ड्रग्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब इसी में आएगा। ऐसा नहीं कि भाई शराब नहीं बोले ड्रग्स पी लिया, वो कहाँ आएगा, तो वो भी सब इसी में आएगा। नशा से मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिससे नशा होता है वो इसमें आ जाती है। ठीक है, तो मत्ता का मतलब नॉर्मली नशे से अपन शराब से ही लगाते हैं ना। तो ये क्या कह रहा है भाई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध मतलब वो नहीं चाहता था और कोई जबरन उसको शराब पिलाता है, ठीक है, तो इच्छा के विरुद्ध, ये तो हो गई इच्छा के विरुद्ध कि आपने जबरन मुंह में डाल के किसी को पिला दी, वो इच्छा के विरुद्ध हो गई। दूसरा इच्छा के विरुद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि भैया बोले दोस्त लोग कह रहे थे बोले पी लिया, हमारी तो इच्छा नहीं थी, बोले वो दोस्तों ने बड़ा प्रेशर डाला और हमने पी लिए, दो घूंट लगा लिए और फिर अपने अपराध कर दिए, तो नहीं मिलेगा बचाव। तो आपको बचाव नहीं मिलेगा, बचाव तब मिलेगा जब इच्छा के विरुद्ध। इच्छा मतलब बिल्कुल कोई ने जबरदस्ती मुंह में पकड़ के डाल दी कि पी, जबरदस्ती आप देखते हो ना फिल्मों में कि जबरदस्ती पिला दी, तो वो वाला कृत्य हो, या फिर ज्ञान के बिना, मतलब आपको नहीं पिला, आपकी कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दी, आपको समझ में नहीं आया, हालांकि पता पड़ जाता है, वो फिल्मों में लगता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक में मिला दो, किसी में मिला दो, तो पता नहीं पड़ता। कोई भी चीज, शराब जैसी चीज अगर किसी भी चीज में मिला वो अलग पता पड़ती। ठीक है, तो उसको ज्ञान के बिना होना चाहिए। ठीक है, उसको बिल्कुल पता नहीं हो, तब तभी उसको बचाव मिलेगा। ठीक है, ये धारा याद रखना कि ज्ञान के बिना मतलब उसको नहीं पता। हाँ, ये हो सकता है कि भाई शराब की जगह कई आजकल और भी चीजें आने लगी हैं, टैबलेट वैबलेट वो मिला दिया और पिला दिया, तो उसको पता ही नहीं था और उसने पी लिया, और उसके बाद उत्तेजना में उसने कोई कृत्य कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो फिर उसको इस धारा का लाभ मिलेगा। वैसे उसको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस धारा का लाभ मिलने के लिए केवल ये सिद्ध करना है कि इच्छा के विरुद्ध या ज्ञान के बिना उसने जो है शराब पी, और जब उसने शराब पी और उसके बाद जो उसने कार्य किया उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने में वो व्यक्ति क्या था, असमर्थ था, तभी ये धारा का लाभ मिलेगा। ठीक है, अस्वैच्छिक मत्ता का वजह सभी अपराधों के विरुद्ध उपलब्ध होता है, सभी अपराधों में उपलब्ध होता है, सभी अपराधों में ये उपलब्ध होता है। कोई सा भी अपराध किया हो आपने, ऐसा नहीं कि भैया कोई बड़ा गंभीर करा तो बोले शराब का बचाव नहीं, सभी अपराधों में भी उपलब्ध होता है। जैसे नॉर्मल बचाव होता है वैसे ये भी मिलता है। अगर आप ये न्यायालय में सिद्ध कर दें कि मेरी अस्वैच्छिक मत्ता थी, मेरी ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध थी और मैं कार्य की प्रकृति और परिणाम जानने में असमर्थ था, केवल इतना साबित करना है, तो आपने चाहे किसी की हत्या ही क्यों ना की हो, आपको ये धारा 85 क्या देगी, बचाव देगी। ठीक है। अब देखिए ये भी पूर्ण बचाव होती है धारा 85। अब 86 देख लीजिए, इसी का आगे का रूप है 86। अब आप कहोगे याद रखने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है भाई स्वैच्छिक अस्वैच्छिक में, अरे भाई बिल्कुल याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले इच्छा के विरुद्ध पीता है भैया, पहले जो शराब पीना सीखता है वो इंसान वो क्या करता है,
पहले अस्वैच्छिक, बोले पहले मन नहीं होता उसका, पहले नहीं पीता वो, अस्वैच्छिक मत्ता होती, फिर वो अपनी इच्छा से पीने लगता है तो स्वैच्छिक मत्ता हो जाती। तो आगे पीछे सेक्शन उसी क्रम में दे रखे हैं, ठीक है ना। पहले अस्वैच्छिक है भाई, पहले अपनी इच्छा से नहीं पीता, फिर क्या करता है, फिर अपनी इच्छा से पीने लगता, शौक लग जाता है तो फिर अपनी इच्छा से पीता है। तो ये अस्वैच्छिक मत्ता 86 में, ठीक। ये सॉरी, ये स्वैच्छिक मत्ता है, ये अस्वैच्छिक, ये अपनी मर्जी से पीने लगता है, पहले दोस्त पिलाते हैं फिर अपनी मर्जी से खुद पीता है, तो स्वैच्छिक मत्ता हो जाती है, ठीक। इस तरीके से याद रखेंगे इसे। अब देखिए स्वैच्छिक मत्ता, तो देखिए स्वैच्छिक जो मत्ता होती है, स्वैच्छिक मत्ता कोई बचाव नहीं है, पहले तो याद रखें। स्वैच्छिक, अगर कोई व्यक्ति शराब पी के किसी की हत्या कर दे, किसी की मृत्यु कारित कर दे, तो फिर उसे बचाव नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके हत्या कर दे और फिर वो कहे कि नहीं मैं तो शराब के नशे में था और इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी, मुझे कार्य की प्रकृति परिणाम, तो उसको इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। 86, तो याद रखें स्वैच्छिक मत्ता कोई बचाव नहीं है, स्वैच्छिक मत्ता कोई बचाव नहीं है। तो फिर जोड़ी काय को गई है इसमें, सामान्य अपवादों में इसको जोड़ा क्यों गया भाई, जब स्वैच्छिक मत्ता बचाव नहीं है तो क्यों जोड़ा गया। तो स्वैच्छिक मत्ता उन अपराधों के विरुद्ध प्रतिरक्षा नहीं है जिनके गठन के लिए ज्ञान एकमात्र दुराशय होता है। ये कौन से अपराध में ज्ञान एकमात्र दुराशय होता है, ज्ञान एक मात्र दुराशय होता है, ठीक है। ये किन अपराधों के लिए जो है स्वैच्छिक मत्ता, उन अपराधों के विरुद्ध प्रतिरक्षा नहीं है जिनमें ज्ञान एकमात्र क्या होता है, दुराशय होता है। मतलब आप जानते थे कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और आपने वो काम किया है, तो फिर आपको इस धारा का जो है बचाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाई हत्या हो गया, आपराधिक मानव वध हो गया, दृष्टि जैसे अपराध हो गए, इसमें स्वैच्छिक मत्ता बचाव नहीं है। कौन कौन से अपराध हो गए, जैसे कि हत्या, हत्या में ज्ञान है तो भी हत्या माना जाएगा। आपराधिक मानव वध हो गए, दृष्टि हो गए, उदाहरण के लिए हत्या हो गई आपकी, आपराधिक मानव वध हो गया, पूरे लिख लीजिए, आपराधिक मानव वध हो गया, ठीक है, दृष्टि हो गई, इस तरीके के अपराध होते हैं, ठीक है। इसमें जो है मत्ता बचाव नहीं होती, इनमें मत्ता बचाव नहीं होती, इसमें मत्ता जो स्वैच्छिक मत्ता है वो बचाव नहीं होती। जबकि कैसे अपराध होते हैं जिनमें बचाव मिलेगा इस धारा का, छोटे अपराध होते हैं जैसे चोरी है, छल है, न्यासभंग है, राजद्रोह है। इन अपराधों में यह बचाव की जो आशय अनिवार्य तत्व होता है, जहां आशय अनिवार्य तत्व, आशय अनिवार्य तत्व है, उन अपराधों में बचाव मिलेगा। तो स्वैच्छिक मत्ता का बचाव कब मिल रहा है, स्वैच्छिक मत्ता का बचाव केवल तभी मिलता है जिसमें आशय अनिवार्य होता है, कि बगैर आशय के वो काम हो ही नहीं सकता। कुछ अपराध ऐसे होते हैं ना जहां बगैर आशय के कुछ कार्य हो ही नहीं सकता, और जबकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो केवल ज्ञान मात्र से उनको उनमें क्या उनको जो है अपराध मान लिया जाता है। हत्या में भी आपने देखा होगा, इसमें भी लिखा है आपके कि कई बार हत्या जो अपराध होता है केवल ज्ञान मात्र से वो जो है उसमें मान लिया जाता है कि आपराधिक मानव ये अपराध का जो है आप में उसमें दुराशय शामिल था। केवल आप ज्ञान सिद्ध कर दिया, आपको ये पता था कि हमने उसकी हत्या की है, तो उसमें अपने आप मान लिया जाता है कि भी दुराशय था, आपका दुराशय था, ठीक है। लेकिन कई अपराध ऐसे होते हैं जिनमें केवल आपको आशय सिद्ध करना होता है, बगैर आशय के वो अपराध बनते ही नहीं है। कई अपराध ऐसे होते हैं ना जहां बगैर आशय के जो है अपराध बनते ही नहीं है, तो उन अपराधों में इसका बचाव मिल जाता है स्वैच्छिक मत्ता का। क्योंकि हाँ स्वैच्छिक मत्ता थी, आपका आपका कोई इरादा नहीं था, आपका कोई आशय नहीं था, हाँ आपको पता जरूर था कि आप जो काम कर रहे हो गलत है, लेकिन आपका आशय कुछ नहीं था, तब इस धारा का लाभ आंशिक लाभ कह सकते हैं। स्वैच्छिक मत्ता का लाभ कैसा है, आंशिक है, पूर्ण लाभ नहीं है, ये है आंशिक लाभ है। ये आंशिक लाभ उठाया जा सकता है इस धारा का। दारू पी के जो आपने उत्पाद किया उसका आपने क्या लाभ मिला सकते हो, आंशिक। क्या आंशिक लाभ, जिन अपराधों में आशय अनिवार्य तत्व होता है केवल उनमें बचाव मिलेगा, बाकी के किसी अपराध में आपको बचाव नहीं मिलेगा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से लिखा है, परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई आशय से, जैसे चोरी में लिखा रहता है कि चोरी के आशय से है, छल, न्यासभंग, राजद्रोह, इस तरीके के जो अपराध होते हैं उनमें उनमें आशय अनिवार्य तत्व होता है। कौन कौन से अपराध हो सकते हैं जिनमें आशय अनिवार्य तत्व होता है, चोरी है आपका, स्पष्ट लिखा है चोरी में, है ना, चोरी में लिखा ही है परिभाषा में कि आशय के साथ। छल, भैया छल किया आपने, छल करने के आशय से शब्द लिखा है परिभाषा में। न्यास भंग, राजद्रोह, न्यास भंग,
इसके अलावा राजद्रोह, ये कुछ ऐसे अपराध हैं उदाहरण के लिए जहां आशय अनिवार्य तत्व है, बगैर आशय के ये कृत्य नहीं हो पाएंगे, ये अपराध नहीं हो पाएंगे। आप कहोगे भाई हत्या में भी तो आशय होता है, तो हत्या में ज्ञान को ही आशय मान लेते हैं। अगर आपने कई बार हत्या में देखा होगा ज्ञान एकमात्र दुराशय, ज्ञान मात्र से भी हत्या हो जाती है कि अगर अपने ज्ञान है आपको कि आप वो जो कार्य कर रहे हो गलत है, तो आपका दुराशय उसमें था ये मान लिया जाता है। जैसे हत्या का एक अपराध हो गया, आपराधिक मानव वध का अपराध हो गया। इन अपराधों में तो केवल ज्ञान से काम चल जाएगा कि अगर ज्ञान आपको है तो मान लीजिएगा कि आपका दुराशय था, आपका दुराशय था, ज्ञान सिद्ध होने से दुराशय ऑटोमेटिक साबित हो रहा हुआ। लेकिन ये जो अपराध है ये पर्टिकुलर आशय की बात करें कि आशय था, तो आशय का बचाव मिलेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा है पूरे इसमें सार में कि जो स्वैच्छिक मत्ता होती है उसमें केवल आपको आशय का जो है लाभ मिलेगा। अगर ऐसा कोई अपराध है जहां आशय आवश्यक है, जिसमें जो है क्या कह रहे थे अपन, आशय है केवल उस केवल आशय जिनमें अनिवार्य होता है, केवल उसी धारा में या उन्हीं सेक्शनों में इसका बचाव मिलता, अन्य अपराधों में इसका जो है बचाव नहीं मिलता। अब ये धारा में बचाव ना मिलने का क्या वजह है, कोई कई बार इसमें जो है बचाव साधारण रूप से जो है इसमें नहीं मिलता। इसमें कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने ही किसी कार्य से अपने को ज्ञान प्रयोग की क्षमता से वंचित कर लेता है, तो यह माना जाता है कि उसे ज्ञान था और उसे ज्ञान से वंचित होने का बचाव नहीं मिला। मतलब आप खुद ही अपने आप को वंचित कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपने शराब पी और आपने खुद ने सोचने विचारने की क्षमता त्याग दी। भाई आप खुद अपनी सोचने विचारने की अगर क्षमता त्यागते हो तो फिर काय का बचाओ, आप खुद ही नाले में जाके कूद रहे हो तो फिर क्या बचाओ आपको। तो वो यही कह रहा है कि भाई आपने खुद ने ये किया है इसलिए। इसमें एक चीज और कहा गया है, इस धारा का एक सिद्धांत और है कि मत्ता में रहने वाले व्यक्ति को या नशे में रहने वाले व्यक्ति को जब वो होश में आ जाए उसको दंडित करना चाहिए। ये धारा कहती है कि एक नशे में रहने वाले व्यक्ति को जब वो होश में आ जाए उसके बाद उसको दंडित करना चाहिए। मतलब उसको दंड से माफी नहीं दी जा सकती, उसको दंडित किया जा सकता है। अब आप देखते हैं तीसरे जो मानव वध होता है और आपका जो हत्या होती है, तीसरे प्रकार का मानव वध आपने पढ़ेंगे जब, तीसरा प्रकार का मानव वध और चौथे प्रकार का आपका हत्या, ये दे रखा है ना चौथा। तीसरे प्रकार का मानव वध और चौथे प्रकार की हत्या, इसमें क्या है, इसमें ज्ञान पर्याप्त है। इसमें आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भी ज्ञान अकेला हो तो भी हत्या और आपराधिक मानव वध का अपराध बन जाता है। तीसरे प्रकार का मानव वध देखेंगे और चौथे प्रकार का हत्या दे रखा है इसमें। आपको जब पढ़ोगे आपराधिक मानव वध हत्या उसमें देखोगे तीन प्रकार का और चौथे प्रकार, तीन और चार प्रकार क्या है ये अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तीसरे और चौथे प्रकार से तो उसमें ज्ञान पर्याप्त होता है तो उनको हत्या और आपराधिक मानव वध, इसीलिए अपने यहाँ लिखा है जिनमें ज्ञान एकमात्र दुराशय, ऐसे हत्या और आपराधिक मानव वध के जो अपराध होते हैं उनमें बचाव नहीं मिलता। बाकी जहां आशय अनिवार्य है वहां बचाव मिल जाएगा, क्योंकि भाई स्वैच्छिक मत्ता थी, आशय वाशय था नहीं, तो भाई बचाव मिल जाएगा। अब इसमें केस की बात कर लें, इसमें केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वासुदेव बनाम पेप्सुराज। वासुदेव, वासुदेव वर्सेस पेप्सुराज, वर्सेस पेप्सू राज। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसका ध्यान में रखना है इसको। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का जो मामला है 1956 का, 1956 का मामला है, ठीक है। 1956 का मामला है वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का। ये क्या था भाई, इसमें क्या घटना थी, इसकी थोड़ा सा घटना देख लीजिए। ये शादी का माहौल था, शादी ब्याह हो रहा था, जैसे होता है ना गांव में शादी, गांव में शादी थी जी। ये भी गए थे भाई शादी में, शादी में तो सब लोग पी लेते, इनने भी पी ली थी, इनको भी बढ़िया नशा हो गया था। अब खाना खाने जाते ना, जैसे कुर्सी टेबल लगती थी, आजकल तो नहीं लगती लेकिन हाँ अभी भी कई जगह गाँव में लगती, तो कुर्सी टेबल की व्यवस्था हुई थी भाई, कुर्सी टेबल की व्यवस्था हुई, भोजन लगा। अब इनको जगह नहीं मिली, ये पहुंच गए एक लड़के के पास, बच्चा बैठा था और उससे कहा कि भैया खिसक जाओ। अब शादी में तो सभी कड़ में रहते, उसने बोला काय को खिसके, हम नहीं छोड़ रहे। इनको गुस्सा आ गया। ये गुस्सा क्यों आ गया, क्योंकि ये सेना में थे, सेना में एक जमादार का पद होता उस पर थे ये,
तो जमादार के पद पर थे सेना में, तो भाई इनको गुस्सा आ गया, बंदूक भी थी इनके पास सेना की, सेना से आए थे रिश्तेदारी करने। जब वो बच्चा नहीं अटका तो इनको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को गोली मार दी और वो बच्चा वहां मर गया। मतलब बच्चे से मतलब बड़ा था, एज ज्यादा बड़ा नहीं था, 16 17 18 साल का हुआ, उसकी इन्होंने क्या कर दिया, मृत्यु कर दी। फिर ये चले लाभ लेने मत्ता का, तो न्यायालय ने इनको जो है मत्ता का लाभ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि न्यायालय ने कहा कि आप जो ज्ञान ज्ञान था ना आपको, कि आपको आप क्या काम कर रहे हो, आपको ज्ञान था ना, तो आपको ज्ञान जब था तो फिर स्वाभाविक सी बात है आप हत्या के दोषी हो गए। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि कई मामलों में हत्या में जब ज्ञान भी पर्याप्त होता है, आपराधिक मानववध और हत्या वाले कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां केवल ज्ञान ही पर्याप्त होता है, आशय हो या ना हो उससे मतलब नहीं। जिनने कहा कि भैया आशय नहीं था, जिन्हें तो ज्ञान तो था, न्यायालय ने कहा। तो हत्या और आपराधिक मानव वध में कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जहां केवल ज्ञान पर्याप्त होता है, तो ऐसे में फिर आपको जो है हत्या का दोषी माना जा सकता है। ठीक है, तो इस धारा का लाभ केवल तभी मिलता है जब जिन कार्यों में केवल और केवल आशय की बात होती, जैसे चोरी है, चोरी बगैर आशय के हो ही नहीं सकती, चोरी बगैर आशय के नहीं हो सकती। स्पष्ट परिभाषा में लिखा है कि चोरी करने के आशय से, उसमें ये नहीं लिखा चोरी करने के आशय या ज्ञान से, ऐसा नहीं लिखा, केवल लिखा है चोरी करने के आशय से। अब मान लीजिए मेरा दोस्त था या मैं अपने सद्भावना से उठा लाया कोई चीज, तो क्या चोरी हुई? चोरी नहीं हुई क्योंकि आशय नहीं था। ऐसे ही मान लीजिए मैं नशे में था, मैं उसके घर गया और मैंने कोई चीज उठा ली और अपनी जेब में डाल ली और लेके चला गया, तो वहां आशय का गठन नहीं हो रहा ना, इसीलिए चोरी नहीं हो रही, क्योंकि वहां आशय आवश्यक तत्व है। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें आशय आवश्यक तत्व होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें ज्ञान से ही काम चल जाता है। ठीक है, जहां ज्ञान है तो वहां अपराध पूरा हो जाता है। तो इस धारा का लाभ मिलने के लिए जो है केवल कब मिलेगा, जब आशय बचा हो तभी। और एक दूसरा केस और है इसमें, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम बीएड, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के वासुदेव बनाम पेप्सुराज और डायरेक्टर, एक मिनट, डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बीएड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी पूछा जाता है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम बीएड। इसमें क्या घटना थी इसकी भी सुन लीजिए, इसकी भी, ये गार्ड थे साहब, ये क्या थे, गार्ड थे, सुरक्षा गार्ड लगे रहते ना सोसाइटियों में, कॉलोनियों में जो गार्ड रहते हैं, ये वही थे। वहां से एक बच्ची निकलती थी 13 साल की, 13 साल की लगभग एज रही होगी, 13 14 साल की थी। तो 13 साल की एक बच्ची निकलती थी, ये सर ये अब जो गार्ड रहते हैं ये वहां रहते होंगे, वो अकेली निकलती थी वहां से। अब कॉलोनी में रहते तो बच्चे तो निकलेंगे ही, तो इन्होंने क्या किया, शराब पी लिया। शराब पीने के बाद इन्होंने क्या किया, उस बच्ची के संग इन्होंने बलात्कार किया। अब बलात्कार किया शराब के नशे में, उसके बाद इनको लगा कि भाई अब मैंने गलत काम कर दिया, भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, तो क्या करा जाए, तो बच्ची सबको बता देगी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बच्ची का जो मुंह था उसको अपने हाथ से बंद किया, और मतलब इस तरीके से मुंह बंद किया और कुल मिला के और जो है बंद करके जो है उसको गला दबा दिया, उसका गला दबा दिया, जिससे उस लड़की की जो हो गई हत्या हो गई, मृत्यु हो गई कुल मिला के। तो मृत्यु हो गई। उसके बाद जब ये पकड़े गए, पकड़े इसीलिए गए कि इनके जूते के निशान वगैरह मिल गए थे, दफना वफना सब दिया था ना, पकड़ गए फिर ये। जब पकड़ गए इनके जूतों के निशान वगैरह से ये पकड़ गए थे, तो जब ये पकड़ गए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी शराब का बचाव लिया। इन्होंने शराब का बचाव लिया कि चूंकि मैं नशे में था, मैंने क्या कृत्य किया मुझे पता नहीं था, मुझे बचाव दिया जाए। तो न्यायालय ने इनको भी बचाव नहीं दिया, इन्हें हत्या और अपराध क्या कहते हैं, बलात्कार और हत्या का दोषी माना गया। ठीक है, इसको हत्या और बलात्कार का दोषी
माना गया, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था उसका ज्ञान था ना। ज्ञान कैसे साबित हो रहा है? ज्ञान ये साबित हो रहा है कि जब आपने बलात्कार किया उसके बाद आपको पता था कि हम पकड़ जाएंगे, हमने गलत काम किया, हम पकड़ जाएंगे, इसलिए आपने उसकी हत्या कर दी। तो बलात्कार और हत्या दोनों के दोषी इनको ठहराया गया। तो कुल मिला के इनको मत्ता का लाभ नहीं दिया। तो ये मत्ता का जो लाभ है, स्वैच्छिक जो मत्ता का लाभ है, बड़ा आसानी से नहीं मिलता, ध्यान में रखिए। अस्वैच्छिक मत्ता का लाभ तो मिल जाता है, लेकिन अगर स्वैच्छिक मत्ता है तो उसका लाभ आसानी से नहीं मिलता। बहुत ही रेयर केस में शायद आप समझ लो कि बचाव मिलेगा, जहां छोटे मोटे अपराध होते हैं चोरी चकारी के, जहां आशय आवश्यक है, न्यायालय लगभग वहीं देता है बचाव, अन्यथा नहीं मिलता है इनमें बचाव। क्योंकि इसमें कार्य की प्रकृति अगर आप जानते हो, ज्ञान है आपको कि आपने जो कृत्य किया है किस प्रकार का किया है, तो आपको मत्ता का बचाव नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि इन केसों को याद रखना भी बड़ा आसान है। देखिए, ये बियर लगी है इसके पीछे, बियर्ड मतलब शराबी, शराबी बियर पीता है। और एक आपने अभी देखा पेप्सू लगा था, बिल्कुल सरल है याद रखना। शराब के केस तो बहुत ही सरल है, याद रखना। पेप्सू मतलब पीने वाला, ठीक है, तो ये भी शराबी का केस हो गया, ये भी शराबी का केस हो गया। बियर लगी, एक में शराब लगा, कितने अच्छे केस हैं इनके। देखिए, इसमें आप भूल सकते हो कभी कि ये शराब से संबंधित केस है, इतना याद रखना हिंदी अपनी भाषा में, ये शराब से संबंधित केस है। बियर पी रहा है, ये बियर्ड लगा है, ये पेप्सू लगा है, देखिए कितने अच्छे केस है। तो ये कभी भूल सकते हो, इसको नहीं भूल सकते। कोई भी आंख बंद करके पूछ ले कि डायरेक्टर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बात, बियर्ड वर्सेस बियर्ड का बात, स्वाभाविक सी बात नशे से संबंधित है, बियर लगा है। और पेप्सू का बात, वो भी नशे से संबंधित है क्योंकि पेप्सू लगा है ना। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, दोनों केसों को, दोनों केसों को इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, याद कर सकते हो। और एक आध देखते हैं कोई और केस हो इसमें। ये दो केस है तो इसके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दो केस। बाकी केस जो है मैं आपको अलग से दूंगा, मैं उसमें अपलोड करूंगा बाद में। केस जो है आईपीसी के जितने भी केस होंगे मैं सारे अपलोड करूंगा इस ग्रुप में, आप उनको पढ़ लेना नोट करके, ठीक है। केस भी पूछे जाते हैं तो ढेर सारे जो भी केस और नए भी केस जो भी हैं, नए मेरे पास जो भी हैं, मैं आपको उसमें अपलोड करूंगा तो आप उसको पढ़ लेना। बाकी जो केस है इसमें जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप इसमें पढ़ते जाइएगा, ठीक है। बाकी का अपन जो है सहमति का जो है, एक मिनट, ये तो आपका हो गया मत्ता से। बाकी कल ही देखेंगे। देखिए क्या वो सम्मति है, इसके बाद 87 से लेके 91 तक कल देखेंगे। ये क्या है, ये सम्मति से संबंधित धारा है, सम्मति से संबंधित बचाव है, से संबंधित बचाव। ये वाला टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, सम्मति से संबंधित बचाव। 87 से लेकर 91 तक चलती है ये सम्मति से संबंधित जो है बचाव। कई बार जो है सम्मति भी जो है बचाव होती है, ठीक है। ये कल ही देखेंगे, अब 9 बज गए, उसके बाद कल देखेंगे ये। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है संसूचनाएं वगैरह है और धमकी वगैरह है और तुच्छ अपहानी है। देखिए एक सेक्शन है, कल मैंने ग्रुप में देखा है, क्वेश्चन देखा, मैं उसको अभी समझा रहा हूँ, आपको ध्यान में रखिएगा। एक इसमें एक लैटिन सूक्ति डली थी। किसने क्वेश्चन बनाया मैंने देखा नहीं, मैंने देखा तो मैंने कहा कि बताऊं आपको। उसमें एक लैटिन सूक्ति डली थी, डी मिनिमाइज नॉन क्रूअल लेक्स, और उसमें लिखा था कि भैया ये किस धारा से संबंधित है। और 95 भी लिखा था उसमें, 87 भी लिखा था, और बहुत से लोगों ने 87 लगाया, 50% लोगों ने 87 या 20-30% लोगों ने ये लगाया। हालांकि उसमें नीचे ये नहीं बताया कि वाक्य में इसका सही आंसर कौन सा है, ठीक है। ये वाला आंसर उसको सही बता रहा था, जबकि उसका आंसर क्या है, ये है उसका सही है। डी मिनिमाइज नॉन क्रूअल लेक्स, विधि तुच्छ बातों पे ध्यान है। ये तुच्छता का सिद्धांत कितने में, 95 में। स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिए 95 है, ये 95 7 नहीं है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लोग इस पे है ना, तो लोग गलती से याद रख लेंगे नहीं 87 में नहीं है, ये 95 में। तो इसको याद रखेंगे, ये अपन पढ़ेंगे भी ये चीज है ना। डी मिनिमाइज का सिद्धांत 95 में है, ना कि 87 में, ठीक है। विधि तुच्छ बातों पे, तुच्छता का सिद्धांत ही 95 में है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे फिर अपन कल, आज इतना ही रहने दीजिए।